हेलो स्वागत है आपका एसेट क्लासेस में। हम लोग कवर कर रहे हैं रोजाना 3 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो कि आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखो आप डेली जो है 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो यानी कि महीने के एंड में आपको 90 टॉपिक जो हैं ऐसे तैयार हो जाएँगे, जो हाई क्वालिटी के होंगे और रेलेवेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है कि 1 महीने में आप 90 टॉपिक जो है आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर स्ट्रांग हो, रिवीजन ईज़ी हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर दिन सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और महीने के एंड तक जो है आपको 90 ऐसे टॉपिक तैयार हो जाएँगे करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करके आप जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक में मास्टर हो सकते हैं, ठीक है? तो अब जो है हम लोग 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक की बात करते हैं कि आज हमको कौन-कौन से टॉपिक जो है कवर करने हैं। सबसे पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। एसेट क्लासेस के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे ये मैंने आइकन लगा रखा है। इस तरीके का आपको चैनल मिलेगा। आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारी अपडेट उसी पे मिल जाएँगे और जितने भी पीडीएफ्स हैं और जो आगे मैं अपलोड करूँगा इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स, वो सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएँगी, ठीक है? तो टेलीग्राम को भी जो है ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे पहली जो न्यूज़ हमको कवर करनी है वो है मिशन लाइफ। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो समझते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो हमारी जो सरकार है उसने मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया है। इसका मकसद बेसिकली क्या है कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शन है ना उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिसमें लोगों का जो है वो भागीदारी बढ़ेगी और उनके डेली हैबिट्स को चेंज किया जाएगा और क्लाइमेट चेंज के साथ जिससे जो है फाइट करने में इसको आसानी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया कि ये चर्चा में क्यों रहा है। आप समझते हैं यूपीएससी से रेलेवेंसी की बात करें तो आप इसको जीएस पेपर 3 से जो है इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल इकोलॉजी से संबंधित सवाल आते हैं। और फिर आप जीएस पेपर 2 से भी इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का मामला है, तो इसमें भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि ये मिशन है क्या, कि जो मिशन लाइफ की हम बात कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअली में। तो मिशन लाइफ बेसिकली जो है इसको इंडिया ने यूएनएफसीसी का जो कॉप 26 हुआ था 2021 में, तब जो है इसको लॉन्च किया था। इसका फ़ोकस बेसिकली क्या है कि जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पर जो बिहेवियर है उसको चेंज किया जाए, जिससे जो है क्लाइमेट एक्शन जो है एक लोगों का मूवमेंट यानी कि एक जन आंदोलन के रूप में जो है निकल के सामने आए। ये यूज़ एंड डिस्पोज़ वाली इकोनॉमी को जो रिप्लेस करके सर्कुलर इकोनॉमी को जो है बनाना चाहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम चीज़ें जो हैं वो सोच समझ के यूज़ करें और उसको रिसाइकिल करते रहें, कि फेंक ना दें, उसको रिसाइकिल करने का हम प्लान बनाएँ। इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको समझ लिया कि ये जो मिशन है वो क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं इसकी अप्रोच क्या है। जो मिशन लाइफ है ना उसकी अप्रोच कैसे रखी है सरकार ने। तो इसमें ना फ़ोकस किया जा रहा है इंडिविजुअल बिहेवियर्स पे। यानी कि मिशन लाइफ चाहता है कि हर व्यक्ति अपनी डेली लाइफ में छोटे-छोटे चेंजेस लाए, जिससे जो है एनर्जी बचाए, है ना? वेस्ट को कम करे और सस्टेनेबल चीज़ें जो है यूज़ करें, ताकि जो लाइफ़ है उसको सस्टेन तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएँ और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट हो सके हमारी सोसाइटी का। इसके बाद जो है को-क्रिएट ग्लोबली की यहाँ पे बात की गई है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के जो बेस्ट माइंड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और थिंक टैंक्स हैं, उनसे आइडिया लिए जाएँ, जिससे कि जो है स्केलेबल सॉल्यूशन जो है मिल सके कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के साथ फाइट की जा सकती है। इसके बाद जो है वो लेवरेज लोकल कल्चर्स की भी बात की गई है। यानी कि जो अलग-अलग कल्चर्स की क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेज़ हैं, उसको प्रमोट किया जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अलग-अलग कल्चर्स की जो क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेज़ चलती है ना, उनको प्रमोट किया जाए। अब जैसे कि इंडियन हाउसहोल्ड में जो है पानी बचाने की जो टेक्निक्स होती हैं, कि किस तरीके से पानी बचाया जाएगा। कपड़े का बैग यूज़ किया जाता है ना, तो इस तरीके की जो भी ऑल ओवर जो प्रैक्टिसेज़ चल रही है डिफरेंट सोसाइटीज़ में, उनको प्रमोट किया जाए। अब इसके बाद समझ लेते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो क्या है? देखो एनएपीडबल्यूसी जो है वो 2008 में लॉन्च किया गया था और ये इंडिया का जो है मेन क्लाइमेट चेंज पॉलिसी फ्रेमवर्क है। इसमें 8 कोर मिशंस हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो नेशनल सोलर मिशन इसमें आता है, एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी इसमें आती है, सस्टेनेबल हैबिटेट आता है, इसमें वाटर मिशन आता है, हिमालयन इकोसिस्टम की बात यहाँ पे होती है, ग्रीन इंडिया मिशन इसमें आता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आता है और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इस तरीके के मिशन जो है इसको जोड़ के ये मिशन बनाया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे तो बात करते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन की बात क्यों चल रही है, कि इन दोनों मिशन को ऐड क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या कारण है? तो यहाँ पे जो है क्वांटिफाइबल एक्शंस की यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि मिशन लाइफ हो ना, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज में ऐड करने से इंडिविजुअल्स और बिजनेस की कंट्रीब्यूशन को मेजर किया जा सकता है। उसके बाद जो है अवेयरनेस को एम्प्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो मास कैंपेन से जो है मिशन लाइफ की रीच बढ़ जाएगी और बिहेवियर जिसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि लोगों की डेली लाइफ में जो लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट चेंजेस होते हैं वो आएंगे। एनर्जी सेविंग, वेस्ट रिडक्शन और सस्टेनेबल कंजम्पशन की जो है वो हैबिट उनमें बढ़ेगी। इसके बाद जो है ब्रिजिंग द गैप की यहाँ पे बात चल रही है।
क्योंकि अवेयरनेस को जो है रियल एक्शन में कन्वर्ट करने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि अभी तक क्या है कि हम बात कर रहे हैं ऑन पेपर, बट अब इससे क्या हो जाएगा कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको रियल लाइफ में जो है चेंज करने का हमको मौका मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने इस मिशन के बारे में पूरा समझ लिया। अब ये मैंने जो है प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन दिया है आपको, आपको इसका आंसर देना कमेंट में बताना है। इसके बाद मैंने मेंस का भी एक क्वेश्चन आपको दिया है, आप इसको अटेम्प्ट करो। देखो ये सारे जो न्यूज़ है ना, हम इसको संडे को एक रिवीजन की एक वीडियो बना लेंगे। उसमें हम सारे जितने भी हमने इस हफ्ते टॉपिक कवर किए होंगे उसको जो है रिवीजन के रूप में पढ़ लेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसमें रह गई होंगी इस हफ्ते की, वो हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। और ये जो एमसीक्यू मैंने दी है वो सब भी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे कि इसका आंसर क्या हुआ और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है? तो अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है अमृत भारत रेलवे स्टेशंस। अब ये न्यूज़ क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मुद्दा ये है कि जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है 103 अमृत भारतीय रेलवे स्टेशन का जो इनॉग्रेशन किया है, जो 86 डिस्ट्रिक्ट में है और 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है मिला के इस तरीके का उद्घाटन किया गया है। ये इनॉग्रेशन जो है वो देशनोक राजस्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में किया गया था। ये पूरा जो इनिशिएटिव है ना, ये भारत की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने के लिए एक मेजर स्टेप है। ठीक है? आप समझते हैं कि यूपीएससी की रेलेवेंसी क्या है, तो देखो आप इसको जीएस पेपर 2 से जोड़ दीजिएगा, गवर्नेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर से। उसके बाद जो है जीएस पेपर 3 का जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, आप उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आप समझते हैं कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन है क्या? तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम है 1275 रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज और रीडेवलप करना। वो भी जो है लॉन्ग टर्म और फेज विजन के साथ किया जा रहा है। ठीक है? यानी कि जो स्टेशंस हैं उनको मॉडर्नाइज करना है और जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके एक मॉडर्न फॉर्म में हमको एक रेलवे स्टेशन को बनाना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्कीम जो है 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका विजन बेसिकली वही है कि रेलवे स्टेशन को फ्यूचर रेडी बनाना, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ जो है डेवलप करना। अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पैसेंजर्स को ना वर्ल्ड क्लास अम्यूनिटीज़ देना, जैसे कि जो बेटर वेटिंग हॉल जहाँ पे आप रुक के ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, टॉयलेट्स की सुविधा देना, लिफ्ट्स देना, एस्केलेटर्स बनाना, फ्री वाईफाई होना और डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है बनाने के इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया है। इसके बाद जो है हेरिटेज को प्रोजेक्ट करना और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे जो है लोकल कल्चर और आर्ट जो है वो प्रमोट की जा सके। इसके बाद जो है रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी एक इसका उद्देश्य है। अगर चौथे पॉइंट की मैं बात करूँ तो रेलवे स्टेशन को जो है मल्टी मॉडल अर्बन मोबिलिटी हब्स के रूप में जो है डेवलप करना, जहाँ से जो है आपको मेट्रो, बस या सिटी ट्रांसपोर्ट का सीमलेस कनेक्शन जो है मिले। अब इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं कि की फीचर्स बेसिकली क्या हैं। तो यहाँ पे देखो मास्टर प्लान अप्रोच रखी गई है कि हर स्टेशन को डेवलपमेंट फेज़ मैनर में होना है। फ्यूचर नीड्स के हिसाब से इसको किया जाएगा। इसके बाद जो है पैसेंजर एमिनिटी की अगर हम बात करें, इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, वेटिंग हॉल्स, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, टॉयलेट्स, लिफ्ट्स और एस्केलेटर की सुविधा देना, फ्री वाईफाई हो गया, डिजिटल पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम रखना, ठीक है, बिजनेस लॉन्च बनाना। इसके बाद जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में जो है इसको प्रमोट करना और रूफ प्लाजाज के रूप में डेवलप करना। आर्किटेक्चरल इंटीग्रेशन करना कि हर स्टेशन का डिज़ाइन जो है लोकल आर्ट के बेसिस पे किया जाए। कल्चर और हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता हुआ एक आर्किटेक्चर डेवलप करने का इसमें प्लान किया गया है। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे राजस्थान के स्टेशन में जो है राजपूताना आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें प्रमोट किया जाएगा कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ किया जाए, सस्टेनेबल डिज़ाइन जो है प्रमोट की जाए और दिव्यांगजन फ्रेंडली फैसिलिटी को जो है फोकस के रूप में रखा जाए। उसके बाद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी, जैसे कि मेट्रो, बस टर्मिनल और सिटी के जो स्टेशंस हैं, ट्रांसपोर्ट जो भी संसाधन हैं, उनको जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए। इससे जो है इकोनॉमिक बूस्ट भी होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसमें, ठीक है? टूरिज़्म को सपोर्ट किया जाएगा और लोकल हैंडीक्राफ्ट को जो है प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं इसकी कई फीचर्स रखे गए हैं। यहाँ पे हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम समझते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करिए, तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना। मेंस का भी मैंने इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करो जिससे आपकी आंसर राइटिंग बूस्ट होगी। अब समझते हैं लास्ट न्यूज़ है हमारी तीसरी न्यूज़, वो क्या है? तो वो न्यूज़ है 16th सेंचुरी स्कल्पचरल इंस्क्रिप्शन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो बात ये है कि बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई है, जो कि है बुटाला स्कल्पचरल इंस्क्रिप्शन। ठीक है? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये बेसिकली इंस्क्रिप्शन जो है वो 16th सेंचुरी का है, जो चंद्रशेखर टेम्पल के पास बुटाला गाँव जो है हवेली डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पड़ती है, उसमें जो है ये मिला है। इसके बाद जो है इसमें बेसिकली क्लियर लिखा हुआ है कि 1539 में एक भयंकर जो है सूखा पड़ा था, जिसमें जो है 6307 लोगों की मौत हो गई थी।
बेसिकली क्या है कि ये सबसे पुराना इंडिया का जो है एपिग्राफिक एविडेंस है जो किसी ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को जो है रिकॉर्ड करता है। यानी कि पहली बार ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इतने लोगों की जान गई है एक डिजास्टर के थ्रू। तो ये जो है न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर में आपसे सवाल बन जाए। रेलेवेंसी की बात करें तो जीएस पेपर 1 में इसको आप जोड़ के रखिए जिसमें जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से सवाल आते हैं, और जीएस पेपर 3 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो पॉइंट है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है? आप समझते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है इसके बारे में समझते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली गुटाला गाँव में एक स्टोन स्लैब पर लिखा हुआ है, और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों जो है इसकी कन्नड़ है। इसमें जो है सीधा लिखा हुआ है कि उस समय 12 यानी कि सूखे को 12 बोला जाता है, की वजह से जो हज़ारों लोग मर गए थे। इस स्टोन पर जो एक स्कल्पचर भी बना हुआ है जिसमें मुरलैया एक टोकरी में लाशें जो है ले जा रहे हैं। अब जो मुरलैया कौन है? तो ये जो है वो एक लोकल रेसिडेंट थे जिन्होंने जो है ये लाशें जो जो मरे थे लोग उनको टोकरियों में दफनाया था, और ये काम जो है उन्होंने तिम्मारासा स्वामी एक रूलर हुआ करते थे, उनके लिए जो है पुण्य कमाने के लिए इस तरीके के काम किया है, ठीक है? अब ये इंस्क्रिप्शन इतना रेयर क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्स्ट के साथ-साथ जो है विजुअल आर्ट भी जो है दिखाई गई है, जो डिज़ास्टर को दिखाता है, ठीक है? क्योंकि पहली बार इस तरीके की चीज़ें मिली हैं और इस तरीके से विजुअल्स भी इसमें दिखाए गए हैं, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब जो है बात करते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये इंस्क्रिप्शन जो है वो एग्ज़ैक्ट डेथ टोल बताता है, यानी कितने लोग मरे हैं, और सोशल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करता है, जो बहुत रेयर देखने को मिलता है इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है? इसमें स्कल्पचर और टेक्स्ट जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो किसी डिज़ास्टर को डॉक्यूमेंट करता है। ये आर्ट हिस्ट्री और डिज़ास्टर मैनेजमेंट दोनों के लिए जो है वैल्यूएबल है, तो यूपीएससी के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो पाए, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इसके बारे में समझ लिया। अब ये जो है आपको क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया हुआ और ये मेंस का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है दोनों। तो समझ लेते हैं कि हमने जो है इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ा और कौन से टॉपिक हमने कवर किए। तो सबसे पहले हमने जाना मिशन लाइफ के बारे में, कि मिशन लाइफ होता क्या है और इसका जो है किस तरीके से सरकार इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हमने अमृत भारत रेलवे स्टेशंस की बात करी। फिर हमने लास्ट में जो 16वीं सेंचुरी में जो स्कल्पचर मिला है जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट और डेथ टोल के बारे में बात की गई है, उसका जो है हमने ज़िक्र किया। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अब कल। थैंक यू सो मच, बाय।